कल बैंक ऑफ कनाडा की पॉलिसी रिव्यू मीटिंग है जिसके मुताबिक हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट यानी कि जंबो रेट कट होने वाला है। लेकिन इस वक्त जो इकॉनमी की सिचुएशन है, क्या उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? शायद नहीं, या शायद हाँ। इस पर बात करते हैं। तो बेसिकली जो इकॉनमिक सिचुएशन आपके सामने है, जो कि आप मेरी अपनी वीडियोस में देख रहे होंगे कि इकॉनमी रिसेशन में है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, राइट। अगर हम जीडीपी पर कैपिटा को देखते हैं, फॉर द लास्ट 6 क्वार्टर्स इट्स नेगेटिव ग्रोथ। और अगर पिछले 8 क्वार्टर्स को देखते हैं, 9 में से 8 क्वार्टर्स जो हैं वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो जीडीपी पर कैपिटा ट्रूली डिफाइंस द रिसेशन प्रॉब्लम, ठीक है। वो तो हमें नज़र आ गया कि कनाडा रिसेशन में है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट एंड यू गेट एनी वैल्यू आउट ऑफ इट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस बिकॉज इट विल हेल्प माई चैनल अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द वीडियो। अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो 6.8% आई है लास्ट वीक, ठीक है, जो कि हाईएस्ट है जनवरी 2017 से लेके अब तक। और जितनी भी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं इकॉनमी में, वो सब गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर श्रिंक कर रहा है, पब्लिक सेक्टर ग्रो कर रहा है। और पब्लिक सेक्टर इज़ द ड्रेन ऑन इकॉनमी, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सक करता है, ठीक है। वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर करता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, एंड दैट ड्राइव्स इकॉनमी, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्टिविटी का इशू है ना कनाडा में, कि लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है, पिछले 10 साल के अंदर देखें तो हमने बिल्कुल भी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो उसकी वजह यही है कि अगर आपका प्राइवेट सेक्टर स्ट्रगल कर रहा हो और वो ग्रो नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी वहीं से आनी है, और अगर वो ग्रो नहीं कर रहा, प्रोडक्टिविटी ग्रो नहीं होगी। पब्लिक सेक्टर ग्रो नहीं करता प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि वो कंज्यूमर हैं रिसोर्सेज के, वो प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये तो बात तय हो गई। अच्छा, हमें अभी ये क्यों सर्विस पे नज़र आ रही है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम तो पिछले 10 साल से है, लेकिन अभी इस वक्त नज़र आने का मकसद ये है कि क्योंकि 10 साल से पिछले रियल स्टेट रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट वो उसको ओवरशैडो कर रही थी। यानी कि पिछले 10 सालों में हमने देखा कि एक रैम्पेंट जो है कि बबल क्रिएशन हुई है रियल स्टेट मार्केट के अंदर, और उसने उन तमाम कमज़ोरियों को छुपा लिया। यानी कि जो लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है, प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है, स्टैग्नेंट वेजेस हैं, इन सब इश्यूज़ को जो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ने ओवरशैडो कर लिया था, ठीक है। लोग उसमें पैसा बना रहे थे, लेकिन इन दी एंड वो जो सेगमेंट है वो एक नॉन प्रोडक्टिव सेगमेंट है, यानी कि वो जॉब्स क्रिएट नहीं करता इकॉनमी के अंदर। दैट इज़ जस्ट एक्सचेंजिंग हाउस बिटवीन ईच अदर, ठीक है। तो अब वो जो चीज़ ओवरशैडो कर रही थी इसको, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिमिनिश हो रही है। यानी कि रियल एस्टेट की जो ग्रोथ थी वो थी इमिग्रेशन के ऊपर, वो थी स्पेकुलेशन के ऊपर, ठीक है। और जो बूमर्स थे वो अपना शेड बॉक्सेस जो हैं वो मिलियंस के अपने इमिग्रेशन को सेल कर रहे थे। और अब क्योंकि इमिग्रेशन भी थोड़ा सा आउट कंट्रोल होने वाला है, जिसकी वजह से नज़र आ रहा है कि अब उस हिसाब से जो है इमिग्रेंट्स नहीं आएंगे इन फ्यूचर, जो कि हमने परसीव किया था लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, ठीक है। तो वो भी कट डाउन हो रहा है। और इस वक्त जो प्री कंस्ट्रक्शन का हाल है, जिसमें जो इन्वेस्टर्स ही पैसा लगाते थे वो बुरी तरह फंसे हुए हैं, चाहे वो कॉन्डो हो, कॉन्डो में तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, या फिर सिंगल फैमिली टाउन हाउस का सेगमेंट हो, वहाँ पे भी जिन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है दे आर नाउ स्ट्रगलिंग। अगर उनकी क्लोजिंग हो भी रही है, पहले तो बैंक कह रहा है कि भाई 2 लाख ऊपर से पे करो क्लोजिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अप्रेजल कम आ रहा है। अगर जो क्लोजिंग कर भी रहा है तो रेंट जो है वो एक्सपेंसेस को पूरा नहीं करा, तो नेगेटिव कैश फ्लो है। तो इन्वेस्टर क्लास अब बुरी तरह बर्न आउट हो चुका है इस पूरे गेम के अंदर, एंड दे आर नॉट कमिंग बैक। या आप लिख लीजिए मेरी बात, अगले चंद सालों में इन्वेस्टर क्लास अब रियल एस्टेट में नहीं आएगी, ठीक है। जो वास्ट मेजॉरिटी थी अब वो साइडलाइन हो गई, क्योंकि नज़र आ गया कि ये गेम अब चलने वाला नहीं है। खैर, अब होगा क्या? अब ये 50 बेसिस पॉइंट का जो कट होने वाला है कल, उससे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर आपकी वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मॉर्गेज है तो शायद आप पे $30-40 का पर मंथ का फ़र्क पड़ जाए, लेकिन अगर आपके पास फिक्स रेट मॉर्गेज है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फिक्स रेट मॉर्गेज चलती है बॉन्ड यील्ड के साथ। बॉन्ड यील्ड अभी भी 3% पे होवर कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फिक्स रेट मॉर्गेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, दे आर ऑफरिंग 4.8, 5%, समवेयर बिटवीन दैट, ठीक है। वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा अभी। ओवर टाइम थिंग्स कैन चेंज, हु नोस। लेकिन मेरी जो एनालिसिस वो ये कहती है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है दैट इज़ गोइंग टू स्ट्रगल अलॉट फॉर द नेक्स्ट आई शुड से 6 to 12 months। लेकिन जो एग्जिस्टिंग होम ओनर्स हैं, ये जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना, जो बियर्स हैं, क्रैश हो जाएगी मार्केट, हर तरफ जो है वो लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज डंप कर देंगे, दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक। हाँ, जो प्री कंस्ट्रक्शन है वो स्ट्रगल करेगी,
जिन्होंने इन्वेस्टर ने स्पेकुलेशन की बेस पे पैसा लगाया है, दे आर ट्रैप्ड, ईदर दे वॉक आउट एंड गेट सूड बाय द बिल्डर, और दे क्लोज एंड देन हैव नेगेटिव कैश फ्लो। तो ये इन्वेस्टर सेगमेंट जो है सब फंसा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एग्जिस्टिंग होम ओनर्स हैं वो अपना घर जो है डंप करना शुरू कर देंगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो डंप करके जाएंगे कहाँ? किराया भी उतनी ही महंगे ही हैं जितनी मॉर्गेज है। तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और गवर्नमेंट भी जो है वो हर तरह से कोशिश करेगी कि लोगों को अपने अपने घरों में बिठा के रखे, यानी कि वो फिर तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाएगा ना, इकॉनमी बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट की हर मुमकिन कोशिश होगी कि वाइड स्प्रेड क्रैश ना हो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग होल्डिंग कैनेडियन इकॉनमी। तो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। अगेन एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, कोई सर्टेनिटीज़ नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और मेरी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि रियल स्टेट एज अ होल इज़ गोइंग टू स्ट्रगल फॉर श्योर, pre-construction is going to struggle for sure, investor will go away from this segment for some time। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जो एग्जिस्टिंग होम ओनर्स हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ डंप करना शुरू कर देंगे एट ए लॉस। ओके, दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक। एनीवे, पसंद है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट आई also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. If you are interested in reading about these topics like macroeconomics, financial markets, what's happening with the geopolitical situation, what's happening with interest rate, monetary policy, Federal Reserve, ECB, China, Japan, I cover these topics in a very simple and plain English, in a very digestible format. If you like to read about this, there is a link in the description about my newsletter that I send out every week. Do yourself a favor, click subscribe, and enjoy reading. Thank you.